नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और आज बात करेंगे ओएनडीसी की। क्या है ये ओएनडीसी? इन दिनों ऑनलाइन बाजार में ओएनडीसी की एंट्री हुई है। एक ये नई एंट्री है और इसका बढ़ता दखल सबका ध्यान खींच रहा है कि आखिर ये ओएनडीसी क्या है। लोग जानना चाहते हैं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहां से आया है, किस तरह से काम कर रहा है। दरअसल ओएनडीसी का फुल फॉर्म जो है वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये सरकार के सहयोग से तैयार ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है और इस ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म से ग्रोसरी के अलावा फूड डिलीवरी, फैशन प्रोडक्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और मोबाइल तक की खरीद बिक्री हो सकती है। इससे इस समय 35,000 कारोबारी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है। देश के 240 शहरों में इसका नेटवर्क है। पेटीएम, फोन पे जैसे 46 नेटवर्क पार्टनर इससे जुड़े हैं। बताया यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में 450 और नेटवर्क इससे जुड़ सकते हैं, यानी कि अभी इससे 46 नेटवर्क पार्टनर जुड़े हैं, जिनमें कि पेटीएम है, फोन पे है, लेकिन बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में 450 और नेटवर्क इससे जुड़ सकते हैं। और बहुत खास यह है कि ओएनडीसी इन दिनों रोजाना के कारोबार में बहुत ही कामयाब है। खास करके ग्रोसरी और फूड डिलीवरी में इसका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों को काफी परेशान भी कर सकता है। ओएनडीसी को बीते कुछ दिनों से रोज 10,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं और उसके हिस्से रोज 33,000 राइड्स आ रही हैं। दरअसल ओएनडीसी पर ऑर्डर करना लोगों को स्विगी और जोमैटो के मुकाबले काफी सस्ता पड़ रहा है। जोमैटो और स्विगी जहां रेस्टोरेंट से 20 से 30% कमीशन लेती है, वहां ये 2 से 4% कमीशन ही ले रहा है। यही नहीं, ओएनडीसी का डिलीवरी चार्ज भी इनके मुकाबले काफी कम है और इसके अलावा तमाम आइटम पर यहां पर छूट भी काफी मिल रही है। तो ये एक नई कंपनी है जो कि बाजार में है और ऑनलाइन कारोबार का पुराना हिसाब किताब इसकी वजह से बदल सकता है। तो पहले देखिए परिमल की इस पर ये रिपोर्ट। मैम, मैंने एक ऑर्डर किया है पिज्जा मार्गरीटा ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म से। कौन से ऐप से सर? ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म से, पेटीएम ऐप से। एक मिनट, चेक कर लीजिए। नाम बताएंगे सर अपना? परिमल। हाँ जी सर, बताइए। ये कितनी देर में डिलीवरी हो जाएगी इसकी? सर कितनी देर में आपका राइडर आ जाएगा? ओके ओके, हाँ, हमें 10 मिनट लगेगा बस आपका ऑर्डर प्रिपेयर कर देना। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू। भूख लगी थी, फोन उठाया, ऑर्डर किया और पिज्जा हाजिर। पिज्जा हट का मार्गरेटा पिज्जा 209 रुपए का पड़ा। डिलीवरी बॉय ने पिज्जा भी थमाया और बिल भी। और करीब 15 मिनट पहले हमने जिस पिज्जा का ऑर्डर दिया था वो पिज्जा यहाँ पे हमारे सामने में आप देखिए कि यहाँ पर ये पिज्जा है। साथ में ये जो पैसा, जो कीमत हमने दी है उसकी रिसीट भी है। और आप लोग सर कहाँ से आए? जैसे जोमैटो स्विगी से अलग आते हैं आप? टेंजो से सर, टेंजो से। और 15 मिनट का वक्त लगा, आप आ गए यहाँ? हाँ जी सर। आप लोग को ये इस तरह के ऑर्डर खूब मिल रहे हैं क्या? हाँ, मिलते हैं अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। मतलब स्विगी जोमैटो में कभी काम किया है, नहीं किया? नहीं किया है, मैंने पहले किया था काफी टाइम। अच्छा, और अब टेंजो के साथ जुड़े हुए? अब टेंजो के थ्रू है। तो कितने दिन से ऑर्डर का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा? बढ़ा है? बढ़ा तो इतना नहीं है, कम हुआ है। बाकी बच्चे छोड़ के चले गए तो उस वजह से थोड़ा सा इस हफ्ते से बढ़ चुका है बस। ये सब बढ़ा है। स्विगी ऐप से पिज्जा हट के इसी मार्गरेटा पिज्जा की कीमत 266 रुपए है। और अगर बात जोमैटो ऐप की करें तो इसी पिज्जा की कीमत बढ़कर 305 रुपए 40 पैसे हो जाती है। ओएनडीसी से भी हमने पिज्जा मंगवाया और अब स्विगी के जरिए भी आया है और इसकी कीमत 266 रुपए है। और कुल मिलाकर अगर कीमत की बात करें ओएनडीसी और इसके कंपैरिजन में, तो 209 रुपए का ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे सेम पिज्जा पड़ा था और इस पे स्विगी के जरिए 266 रुपया, यानी सीधे तौर पे कीमत में एक बड़ा फर्क है 57 रुपए का। कीमत में फर्क का लेखा जोखा अगर दूसरे आइटमों का करें तो चिकन बर्गर ओएनडीसी पर 109 रुपए का है, वहीं स्विगी पर इसकी कीमत 282 रुपए। स्टीम मोमोज की कीमत ओएनडीसी पर 84 रुपए है,
तो स्विगी पर 170 रुपए। चिकन बिरयानी ONDC ऐप पर 340 रुपए की है तो स्विगी पर 387 रुपए की। दरअसल स्विगी और जोमैटो के ऐप पर कमीशन चार्ज 25 से 30% की है, वहीं ONDC पर 2 से 4%। लिहाजा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC पर कीमत कम पड़ती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर करने के लिए मीशो, फोन पे या पेटीएम का उपयोग किया जा सकता है। पेटीएम पर सर्च ऑप्शन में ONDC टाइप करने से विकल्प सामने आ जाता है। खाने के आइटम से लेकर ग्रोसरी, होम डेकर आदि के सामान भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदा जा सकता है। स्विगी से ऑर्डर करें या फिर ONDC ऐप से, पिज्जा का स्वाद एक ही जैसा है, लेकिन इसी महंगाई का तोड़ निकालने के लिए दरअसल सरकार ने ONDC का प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके जरिए सिर्फ पिज्जा जैसी चीजें नहीं, खाने पीने के आइटम हो, ग्रोसरी के आइटम हो या फिर होम डिकॉर के आइटम हो, इन तमाम चीजों पे आपको एक बड़ा अंतर दिखेगा, कीमत का अंतर। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। ये ONDC क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, कहां से इसकी एंट्री हुई और किस तरह से ये ऑनलाइन कारोबार का पुराना हिसाब किताब बदल सकता है। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, उप महासचिव PhD, चेंबर ऑफ कॉमर्स, हिमानी चौधरी, रिसर्च एनालिस्ट, डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी, मुख्य नीति अधिकारी InMobi, और डॉक्टर गौरव गोपाल, MD गोपाल्स 56। डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एक नई कंपनी अब बाजार में है, ये किस तरह से ऑनलाइन कारोबार का हिसाब किताब बदल रही है या इससे कितना कुछ बदल चुका है, कैसे इसकी एंट्री हुई, क्या है इसके बारे में जानकारी? नगमा, पहले तो ये बहुत माइलस्टोन मोमेंट है भारतवर्ष के लिए, जब हम एक पोस्ट कोविड पैंडेमिक रिकवरी वर्ल्ड में देखते हैं। सबसे बड़ी सारे दुनिया भर की सरकारों की चिंता ये रही कि कोविड के बाद किस तरह से रिटेल को, MSME को, सूक्ष्म और लघु इंडस्ट्रीज को वापस खड़ा किया जाए। तो सितंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई। ये एक प्राइवेट कंपनी का संकलन दिया गया है, बट इसमें बहुत सारी ओपन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज, जैसे हम दुनिया भर में अब UPI और इंडिया स्टैक का डंका बज चुका है, तो किस तरह से सिर्फ एक एंट्री बैरियर नए टेक्नोलॉजी के लिए ना हो, जहां आपको बहुत सारी इनिशियल लागत की जरूरत पड़े अपना बिजनेस और ग्राहक तक पहुंचाने के लिए। सो सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का अंडर लेयर InMobi इंडिया का पहला यूनिकॉर्न है, और रोपोसो और ड्रॉप शिपर्स छोटी छोटी जगहों से जहां डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स की किल्लत होती है, वहां सरकार ने ये पहल करी। और उसके बाद इसको ओपन मतलब ट्रूली ओपन, कि कोई भी इसके साथ जुड़ सकता है। और आपकी जो बाय साइड और सेल साइड दोनों की प्रॉब्लम होती है कि ग्राहक कैसे अक्वायर करें, नए लोगों को कैसे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, वर्सेस आप एक छोटे सेलर हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कंपीट कर सकें। तो सरकार ने ये एक बहुत अच्छी पहल के तहत कहा कि आपको जिस इस प्रांगण में इस पर्टिकुलर हिस्से की जरूरत है, तो वो ये टेक्नोलॉजी पूरा करेगा। अगर आप फिनटेक है और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है, अगर आप लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जैसे आपके पत्रकार ने पिज्जा ऑर्डर किया और डंजो ने डिलीवरी करी, तो यहाँ अपटेक भी हो रहा है, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ आप एक सिक्योर नेटवर्क देख रहे हैं जो ट्राइड है, टेस्टेड है। तो जो इसके डिसेंटर्स है वो कहेंगे कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और बायर सेलर मार्केट की जरूरत है। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। बहुत ज्यादा आशा है और बहुत उम्मीद है कि छोटे MSME या हमारे हैंडीक्राफ्ट, और हम तो ये देखना चाहेंगे कि ONDC फॉर द वर्ल्ड। जी सॉरी डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने जो ये कहा कि इस पे तमाम चीजें हैं, ये सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, ये एक एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म है, बाइंग सेलिंग तमाम चीजें होती हैं। हमने भी देखा कि ग्रोसरी, फैशन प्रोडक्ट्स से लेके खाना, और आप अभी हैंडीक्राफ्ट की भी बात कर रही हैं, तो क्या इसका रेंज है, क्या क्या चीजें ONDC, और ONDC इसका फुल फॉर्म जो है वो ये डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी, कॉमर्स से ये जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या कुछ, सुनने में थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल सा लगता है, तो इसका कुछ और नाम भी सोचा जा रहा है, जैसे ये जोमैटो, स्विगी, इस तरह की चीजें हैं, और इसमें क्या क्या कुछ अवेलेबल है? बिल्कुल, इसको ना हम इंडिया स्टैक की तरह देखें
देखें कि आपको अगर अंडरलाइन एक वेबसाइट बनानी है जिसमें कोडिंग करनी है, आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, तो सेक्टर्स तो इसमें इतने विन विन है, क्योंकि फूड आमतौर पे हमारी जरूरत पड़ती है इसलिए उसकी बहुत चर्चा हो रही है। बट आप मोबिलिटी, टैक्सीज, फैशन, ग्रोसरी, आमतौर पे जो हमारी जरूरतें हैं, ट्रैवल, जो भी आपकी रिटेल की कैटेगरी हो सकती है जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़े, उसका इसमें अच्छी तरह से विलय किया गया है। और इसके नगमा अगर एडवांटेजेस देखें, मैं समझ सकती हूँ थोड़ा टेक्निकल टर्म लगता है, एंड क्रिएटिव एजेंसीज और हमारी एडवर्टाइजिंग में तो कोई कमी है नहीं, आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म से ब्रांड में जब तब्दील होगा और इसकी कंज्यूमर कनेक्ट बनेगी तो एक बहुत अच्छा सा नाम जो कैची भी रहे, वो कोई ना कोई इस वक्त काम करके सोच रहा होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सोचनी है कि B2B कॉमर्स हो, एक छोटा व्यापारी, रिटेलर अपने MSME से या मीडियम से सूक्ष्म तक कैसे पहुंचे, सेल्फ एम्प्लॉयड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गृहिणियां काम कर रही हैं और वो नहीं चाहती किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डिंग करें, वो आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है। फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, पीयर टू पीयर कॉमर्स है, और लॉजिस्टिक्स जो एफिशिएंट बनाने की बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज फंडिंग विंटर देखा है जब ग्लोबली हम इस दौर से गुजर रहे हैं जब बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनीज हाथ खींच रही हैं। तो आप लोकल इकोनॉमी और लोकल डिमांड को जब स्पर करते हैं, आपको एक टेक्नोलॉजी मिल गई, एक सड़क मिल गई, ये ONDC का काम है। उस पे आप कौन सी दुकान खोलना चाहते हैं, आप उस पे ये ओपन नेटवर्क है, ओपन नेटवर्क फॉर ये जो ई कॉमर्स के लिए, जिसमें आप तमाम चीज़ें बेचना, खरीदना, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन मार्केट है उसको किस तरह से, उसके पूरी कारोबार बिजनेस मॉडल को बदल रहा है डॉक्टर गौरव गोपाल? स्विगी, जोमैटो के मुकाबले, जैसे हमारे सहयोगी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, हमारे रिपोर्टर परिमल ने, कि आप देखिए कि उसका जो प्राइसिंग है, कीमत है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जोमैटो, स्विगी और ये ONDC को कंपेयर करें अगर, तो काफ़ी 40-50 रुपए का डिफरेंस जो है वो सीधे हो जा रहा था एक पिज़्ज़ा के ऑर्डर करने में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो फिर तो ये इनको बहुत ही टफ कंपटीशन देगा, जो खास करके जो फूड डिलीवरी ऐप है जो बड़े इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। हाय नगमा, नमस्कार। तो बेसिकली जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है दैट हैज ग्रोन ड्रास्टिकली। इनफैक्ट अभी भी इसकी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इस अबाउट 33%। मतलब कोविड टाइम के बाद लोगों ने अपने आप को शिफ्ट करना शुरू करा, जो शॉपिंग कैपेसिटीज थी लोगों की वो फिजिकल ना होकर ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। नाउ दीज आर द बिग प्लेयर्स, जाइंट्स, जो पूरी आप एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी मोनोपोली चलाने वाली बात हो जाती है, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा फंडेड भी है। लेकिन ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट सेक्शन 8 has made this non-profit organization also, which is going to give the benefit to the consumers and also to the owners of the restaurants। और उनके देखो, आपको ध्यान होगा पहले 96 के अंदर जब मोबाइल फोन आए थे तो कॉलिंग वगैरह बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन जब CDMA टेक्नोलॉजी और MTNL ने जब अपना मोबाइल टेक्नोलॉजी, जब सरकार ने अपना कदम उठाया, तो उसके बाद लगभग फ्री के बराबर ही कॉलिंग सर्विसेज हो गई थी। तो बेसिकली ये है कि जो इनिशिएटिव है, जो हमारे डेटाज हैं, जो हमारे ये कह सकते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्जिन जो होते हैं, वो फाइनेंशियल मार्जिन निकल जाते हैं और वो निकल कर जाते हैं हमारे पास से, हमारी सरकारों के पास से चले जाते हैं और कस्टमर को महंगा सामान खरीदना पड़ जाता है। जो परिमल की भी अभी जो उन्होंने देखा, उसमें ही बेसिकली केम आउट ऑफ 30% ऑफ द मार्जिन दैट कुड हैव बीन पेड टू स्विगी या जोमैटो। और रही बात ONDC के नाम की, तो ओपन नेटवर्क डिजिटल दिस कॉमर्स विल बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल। जब पैसा जेब में बसता है तो फिर लोगों को याद रहना शुरू हो जाता है कि क्या नाम है। आई रिमेंबर इनिशियली स्विगी का भी जब लॉन्च हुआ था तो लोगों को स्विगी की स्पेलिंग क्या है, वो स्विगी है क्या करते थे, तो मतलब लोगों को पता नहीं था उस टाइम पर भी। तो आई थिंक ONDC इज अ गुड नेम, और अगर इस पहल को करा है हमारी सरकार ने तो ये काफी आगे जाएगा और इससे कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि छोटे व्यापारियों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और उनके साथ एक इशू ये आ जाता था कि अब वो इतनी हैवी कमीशन देकर अपने बहुत, क्योंकि उनके मार्जिन बड़े थिन होते हैं, तो इतनी थिन मार्जिन के साथ वो इतनी अगर कमीशन दे देंगे तो अल्टीमेटली दे वुड हैव सफर्ड लॉसेस। तो उसके चक्कर छोटे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। गवर्नमेंट ने जी ऑप्शन दिया है। डॉक्टर रंजीत मेहता, किस तरह से ये पूरा ऑनलाइन कारोबार का जो बाजार है उसे बदल रहा है ONDC? स्विगी, जोमैटो को बहुत सीरियस कंपटीशन इससे होगा, कीमतें कम हो जाएंगी, जो कमीशंस वो ले रहे हैं, इसको एक गेम चेंजर के तौर पे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल नगमा, थैंक यू वेरी मच।
पहली बात तो ओएनडीसी जो है सिर्फ स्विगी जोमेटो तक डेफिनेटली निर्भर नहीं है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे सूक्ष्म व्यापारी हैं, किराना स्टोर्स हैं, वो किस तरह से जो नॉन डिजिटाइज्ड हैं, किस तरह से वो इसका फायदा उठा सकें। आज तक हमारे जो डिजिटल कॉमर्स था उसमें कुछ एक कंपनीज की इसमें अभी तक एक मोनोपोली रही है। उसको खत्म करने के लिए करीब हमारे देश में 1,20,00,000 ऐसे छोटे व्यापारी हैं, किराना स्टोर्स हैं, और उसमें से करीब 10% ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि अगर छोटा जो किराना ओनर है, अगर उस एरिया से कोई अगर शॉपिंग कर रहा है तो क्यों ना इस चीज का उसको फायदा मिले। और वो बड़े नेटवर्क में अभी तक नहीं जा सकता था, सिंस इसका नाम ही है कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, तो इस सब के लिए ओपन है। ये सेक्शन 8 कंपनी है, और इसमें जिस तरीके से आप देखिए यूपीआई जो है एक आर्किटेक्चर क्रिएट किया, और उसने सारे जो है पेमेंट सिस्टम उसमें एक्सेप्ट होते हैं। तो उसी सोच और उसी विजन के साथ जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, मैं समझता हूं कि ये एक गेम चेंजर है, और जिससे हमारे देश के जो करीब 70 मिलियन ऐसे हमारे एमएसएमईज हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हालांकि आज जी मैं ये जानना चाह रही थी, हिमानी चौधरी आपसे, रिसर्च एनालिस्ट हैं आप, ये किस तरह के लोग इसमें, हमने अभी बात की तमाम लोगों ने कि छोटे छोटे जो कारोबारी हैं वो इससे जुड़ेंगे, जो हमारे किराना की दुकान वाले हैं वो इससे जुड़ेंगे, तो अभी क्या एनालिसिस है कि किस तरह के कारोबारी इससे ज्यादा जुड़े हैं अभी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते नगमा जी। देखो, ओएनडीसी तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे हमारे यूपीआई में आया था कि पहले हम डेबिट कार्ड और कितनी सब चीजों पे डिपेंडेंट थे। ऑन अ डेली बेसिस हम कितनी चीजें करते हैं, हम खाना मंगवाते हैं, हम अमेजोन से कुछ मंगवा रहे होते हैं, हम कोई सर्विस ले रहे होते हैं, और उसके लिए हम 2-3 प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उससे क्या हो रहा है कि 2 लोगों को लॉस हो रहा है। एक, हम बायर्स को, क्योंकि अगर मेरे को कुछ मंगवाना है तो मुझे स्विगी से ही मंगवाना पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा डिलीवरी चार्ज ले या वो कम डिलीवरी चार्ज ले। दूसरा, उन छोटे बिजनेसमैन को, जैसे आप बोल रहे हो कि जो छोटे व्यापारी हैं वो सेल नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है या तो मेरे को स्विगी पे रजिस्टर होना पड़ेगा या मेरे को अमेजोन पे रजिस्टर होना पड़ेगा। वो सब चीज गवर्नमेंट कह रही है कि मैं हूं ना, मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप यहाँ आइए, यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए, ना आपको ज्यादा कमीशन देने पड़ेंगे, ना आपको ज्यादा स्टॉक मेरे पास रखवाना पड़ेगा, और आप अपने चार्जेस के हिसाब से बिना किसी और पे डिपेंडेंट होके अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी फैमिली में भी बिजनेस है, और मैंने उनको बोला कि क्यों नहीं आप मीशो में रजिस्टर करते, क्यों नहीं आप अमेजोन पे रजिस्टर करते। उन्होंने बोला इतने तो वो कमीशन खाते हैं, बार बार वो कॉल करते हैं, इतनी उनकी लिमिटेशंस होती हैं। तो एक तरीके से उनके लिए ना लूज लूज सिचुएशन हो रखी थी। बट अभी ऐसा है कि आप आइए, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए, और बायर के लिए भी है कि मेरे को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वो जो डुओपोली है एक तरीके से पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड बायर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये फुल्ली फ्लेजेड, यूपीआई को भी 5 साल लग गए थे इस लेवल पे पहुंचने के लिए, तो अभी ओएनडीसी को भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे सप्लायर्स यहाँ पे आए, जैसे बोलते हैं ना, एक एप्पल से लेके आप एक एप्पल का फोन तक कुछ भी खरीद सकते हो उसके ऊपर, इस लेवल की रेंज आए वहां पे। तो मतलब ये सिर्फ हिमानी, यानी कि ये सिर्फ जोमेटो स्विगी को नहीं, अमेजोन को भी चुनौती देगा, यानी इन सब की जगह पर आपके पास एक विकल्प है। बिल्कुल। देखिए, अमेजोन क्या करता है ना, वो डेटा देखता है, वेयर हाउस लेता है, उसके अंदर वो ही प्रोडक्ट्स रखता है जो आसपास के एरिया के प्रोडक्ट्स लोग ज्यादातर खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको कॉस्ट भी कम पड़ती है, और वो पैसे हमसे तो कमा नहीं रहा, क्योंकि हमको तो वो सस्ते में दे रहा है। तो वो कहाँ से कमा रहा है, वो उन मैन्युफैक्चरर से कमा रहा है। तो इवेंचुअली, जैसे बोला कि छोटे मार्जिन होते हैं, कम मार्जिन होते हैं, उसके ऊपर भी वो कमीशन देंगे। तो इवेंचुअली हमारा जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ है वो हैम्पर हो रहा था। कोविड के टाइम पे भी उन्होंने सफर किया, और अभी भी वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो ओएनडीसी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई जस्ट वांट के फटाफट सप्लायर्स इसके ऊपर आ जाएं, ताकि मेरे जैसे बायर्स जो ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं, वो इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाए। तो अभी ये प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को, आपने कहा जैसे और बायर्स से जुटे, लेकिन अभी जो है डॉक्टर रंजीत मेहता किस तरह ये काम कर रहा है? मतलब क्या ये लोगों को उतने ऑप्शंस अभी दे पा रहा है? अभी शुरुआत भर है, अभी इस सबसे ज्यादा चुनौती किसको दे रहा है ये ओएनडीसी?
ओएनडीसी अभी चुनौती देने के मुकाम पे नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं समझता हूं जिस तरीके से जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का विजन है, तो उसमें क्या होगा कि अगर जो आज अगर एक जो चुनौती इसमें सबसे पहले क्या आ रही है, एक तो सेलर्स ऐप है और एक है इसमें बायर्स ऐप। जो सेलर है अगर उसने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करा दिया, जब बायर उसको खरीदने के लिए चाहे वो पेटीएम से जाए या यूपीआई से जाए या दूसरे फोन पे से जाए, उसको सारे सेलर्स दिखेंगे उस कैटेगरी में, और उसके नजदीक कौन से सेलर है, चाहे वो किराना स्टोर हो या कोई एक और कोई छोटी दुकान हो, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो भी उसमें दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रही है इसमें अभी क्या है कि किराना स्टोर जो लोग एक्चुअली जिनको एम्पावर करना चाहते हैं, अगर किराना शॉप है उसके पास सामने एक कस्टमर खड़ा है और उसको एक डिजिटल ऑर्डर आया जो कि मे बी वो 2 घंटे में मटेरियलाइज होगा, वो प्रेफर करेगा कि जो सामने वाला आदमी है उसको सबसे पहले अटेंड करे। तो उनको एक डिजिटल इस माहौल में आने के लिए अभी एक थोड़ा वक्त लगेगा और एक टाइम लगेगा, उसमें एक डिजिटल एजुकेशन की भी जरूरत है। तो डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी, इस समय क्या समस्या या क्या हिंड्रेंसेस हैं क्या अभी, क्योंकि एक नया ये अभी एक नई एंट्री है, तो इसके कुछ शुरुआती कुछ दिक्कतें आ रही होंगी इसमें? तो नगमा, सबसे जरूरी बात है समझना कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जब हमें करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी ऐप से पैसा भी देना हो, अब इतना आसान हो गया है हमारे लिए कि हम स्कैन करते हैं, मदर डेयरी से हम दूध भी खरीदते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, और यहाँ पे जो अपस्किलिंग प्रोसेस है, जैसे आपने साक्षरता अभियान चलाया, आप ऑनबोर्डिंग करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी छूटे। तो ऐप की जो खामियां अभी या गैप हैं, जिन्हें अर्ली डेज कहते हैं, वो जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक्चुअली समझा भी है, इसे एड्रेस भी किया है, और रिसेंटली टी कोशी ने भी जितने स्टार्टअप्स हैं उनको मिलकर ये चेष्टा करिए कि वो जाने कि कैसे हम आपके लिए ये टेक्नोलॉजी और बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात, सरकार ने ये निर्देश भी दिए हैं कि आप सिर्फ अगर आप बायर साइड ऐप हैं तो आप खाली सेलर्स को मत अक्वायर करने के लिए कोशिश करें, आप एक जेन्युइन प्रयत्न करें कि इंडिया के जो सबसे छोटे से छोटे व्यापारी हैं या हाउसवाइफ हैं या जो आर्टिजन्स का कल्चर होता था, बनारस के वीवर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो मेक इन इंडिया एज अ लेबल दुनिया तक पहुंचाने के काम आता। तो उस मंशा से जब हम जुड़ेंगे तो अब $16 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल है जो 70 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। काफी इसमें विकल्प है, बहुत ये बड़ा हो सकता है और अभी शुरुआत ही है। बहुत छोटा सा कमेंट आखिरी में, डॉक्टर गौरव गोपाल, अभी बात हुई जैसे कि कहा गया कि इतना बड़ा ये नहीं हुआ है अभी कि चुनौती दे दे, डॉक्टर रंजीत मेहता ने कहा, लेकिन एक साफ चुनौती जैसे हमने रिपोर्ट में अपने देखा, किसी को भी पता चलता है कि आप जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करें तो आप 50-60 रुपए ज्यादा दे रहे हैं और इससे कम दे रहे हैं, तो एक सीधी चुनौती तो यहाँ पे हो ही जाती ना। आज जिसको पता चल गया वो अगला पिज्जा ऑर्डर करेगा तो वो ओएनडीसी से करेगा, है कि नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस प्रोग्राम के बाद तो काफी कुछ हाइप होने वाला है। बहुत लोग पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। तो लोगों को एजुकेट करने वाली बात है कि एक बार एजुकेट अगर हो जाते हैं तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि उनको बहुत ज्यादा इसमें लेंथ लगेगी, क्योंकि आज के टाइम में ना सब कुछ डिजिटल हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, बिल्कुल कि जो डिजिटल वो 33% ऑफ द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ चल रही है, जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाई पर है। मतलब सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो इनकी ग्रोथ है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो लोगों को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक करने की जरूरत है। वो आपने करा इसके माध्यम से। तो आज जैसे लोगों को बहुत पता चला, 2 पैसे बचते हैं किसी को भी, तो वो दे वांट टू आज इससे भी लोगों को अगर पता चला है तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली है। और जैसा हम कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक, तो एक नई एंट्री है और लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर ये मुनाफे का सौदा होगा तो क्यों नहीं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए, बताने के लिए क्या इसके फायदे हैं, क्या है ये चीज। और एक ब्रेक लेंगे इस वक्त। आगे है कर्नाटक में आरोप प्रत्यारोप आखिरी दम तक जारी, कांग्रेस पर अमित शाह का वार और बीजेपी पर प्रियंका के सवाल।
कर्नाटका में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। 10 तारीख को वोट डाले जाने हैं और 13 को चुनावी नतीजे आएंगे। प्रचार के आखिरी दिन या फिर कहें कि आखिरी घंटों में तीनों प्रमुख दलों ने जबरदस्त प्रचार किया। अब बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटका के चुनावों के क्या मायने हैं, वो कौन से तथ्य हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए 2023 के इस पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नतीजों का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना चुनावों पर असर की संभावना है। 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी इसका असर दिखेगा। लोकसभा की 28 सीटें कर्नाटका से आती हैं। बीजेपी के लिए खास, क्योंकि दक्षिण में केवल कर्नाटक में उसकी सरकार बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस यहां जीत के साथ देश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खुद को और स्थापित करना चाहती है। देश की जीडीपी में कर्नाटका का योगदान 8% है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे कोई नहीं टिकेगा। उन्होंने फिर मुस्लिम आरक्षण का सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए ये काम किया था, बीजेपी ने इसे हटाकर संविधान सम्मत काम किया है। देखिए, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है, सच कह रहे हैं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने अपीसमेंट की पॉलिसी के तहत वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, जिसको हमने हटा दिया है। और मैं मानता हूं हमने बहुत उचित कदम किया है। ये ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, परंतु ये हमारा जो फैसला है इस संविधान सहमत है। इधर प्रियंका गांधी ने विजयनगर में रोड शो निकाला। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका ने कहा कि वो कर्नाटका में जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वो नंबर की बात नहीं करती, लेकिन लोगों के रिस्पांस को लेकर वो उत्साहित हैं। वहीं राहुल गांधी ने वर्किंग महिलाओं के साथ बस में सवारी की और बस स्टॉप पर कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की और तस्वीरें खिंचवाईं। We are very hopeful. Unfortunately, I am not a predictor of numbers. I can only say that the response that we have got from the public, and as you heard in this very meeting, they want an end to corruption. This government has made itself known only by the epithet 40% Sarkara. That is not something a government should be known for. How has the response been so far? Sorry? How has the response Very good. It's been very good. कर्नाटका में शिवमोगा जिले के शीलरकोपा में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अभिनेता तारा अनुराधा और किच्चा सुदीप के साथ अपना रोड शो किया है। और कर्नाटका के बाद अब बात है पहलवानों की, जो उनका धरना प्रदर्शन जारी है जंतर मंतर पर। धरने का 16वां दिन है और पहलवानों को समर्थन देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और साथ साथ खाप से जुड़े लोग भी पहुंच गए हैं। किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि आज करीब 5000 किसान जंतर मंतर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कल पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए 21 मई की डेडलाइन दी है। इस आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कल कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग दोहराई। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ सबूत मिला तो फांसी लगा लूंगा।
मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वहां विस्थापितों को राहत देने के लिए क्या किया जा रहा है। कोर्ट ने अहम बात यह कही है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने का फैसला करने की शक्ति हाईकोर्ट में नहीं थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़ितों के लिए भोजन के साथ पर्याप्त राहत शिविर भी सुनिश्चित किए जाएं। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होनी है। मणिपुर में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में कुछ देर की ढील भी अब दी जा रही है, जिससे लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। हिंसा प्रभावित चूरा चांदपुर समेत कुछ और जिलों में भी कर्फ्यू में ढील दी गई। इसके चलते सड़कों पर आवाजाही दिखाई दी और लोग खरीदारी के लिए बाहर निकले। सेना और सुरक्षा बलों के हजारों जवान वहां तैनात हैं। सुरक्षा बल ड्रोन, हेलीकॉप्टरों के जरिए लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्या हाल है इंफाल का, बता रहे हैं रत्नदीप चौधरी। हम इस वक्त हैं इंफाल के आइकॉनिक ईमा मार्केट के बाहर, जो कि एशिया के जो ऑल वुमेन मार्केट्स हैं इनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है। और इस समय ये मार्केट खुला हुआ है क्योंकि सरकार ने ढील दी है कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए। मणिपुर के बहुत सारे इलाकों में अब ढील दी गई है। चूरा चांदपुर में भी कर्फ्यू में ढील दी गई है ताकि लोग जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान जो हैं वो खरीद पाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कर्फ्यू चल रहा था और कर्फ्यू चलने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत बड़ी प्रेजेंस है। वुमेन पुलिस को लगाया गया है क्योंकि ईमा मार्केट में सिर्फ जो वुमेन वेंडर्स बैठते हैं और वो वो भी अपनी जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। लोग निकल के आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, इफ आई कैन टॉक टू यू, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोनाल। यू नो, मणिपुर एक ऐसा परिस्थिति से गुजरा है, कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा है। तो आज रिलैक्सेशन हुआ है कर्फ्यू में, ईमा मार्केट खुला है। रिलैक्सेशन तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कब तक होगा वो तो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि सिचुएशन तो अभी थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है पहले से। अभी थोड़ा क्या अभी भी थोड़ा टेंशन है। हाँ, टेंशन है। हाँ, थोड़ा और मार्केट खुला है बहुत दिन के बाद, सब सामान मिल रहा है। प्राइसेस ठीक है, प्राइसेस बहुत बढ़ गया है, लेकिन प्राइसेस बहुत बढ़ गया है। तो ये जो है आप लोगों को सिर्फ मतलब प्रॉपर्टी लॉस या फिर लाइफ लॉस नहीं है, इकोनॉमिकली और इमोशनली बहुत हर्ट किया है लोगों को। बहुत किया है। और अपना मैतेई और आदमी सब लोग सेम ही है, लेकिन कहा जहाँ पे घर जल रहा है वो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जहाँ पे घर जल रहा है, जहाँ पे आगजनी हुई है, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, वो रोकना चाहिए। यही कहना चाहते हैं मणिपुर के लोग। धीरे धीरे से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है लोगों को कर्फ्यू से। इंफाल से वीएम संजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल की खाड़ी की ओर चक्रवाती तूफान मोचा तेजी से बढ़ रहा है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान मोचा के इस हफ्ते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दस्तक देने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से बंगाल के साथ ही पूरे उत्तर भारत के मौसम पर असर पड़ेगा और 9 से 12 मई के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जो कंसर्न है वो है बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आज के हिसाब से हम ईस्ट कोस्ट स्टेट्स के लिए लैंडफॉल तो दिए नहीं और इसके लिए कोई वार्निंग भी वहाँ जारी किए नहीं। वार्निंग सिर्फ हम बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए जारी किए हैं। अभी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ अंडमान सी और निकोबार आइलैंड्स में विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और धीरे धीरे ये विंड स्पीड बढ़ सकता है। कल शाम को ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और परसों 10 तारीख 11 तारीख सुबह तक ये 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में विंड स्पीड होने का हम पूर्वानुमान किए हैं और ये विंड स्पीड अंडमान निकोबार आइलैंड्स को प्रभावित कर सकता है। तो ये जो चक्रवाती तूफान है, इसकी वजह से
बंगाल में भी और उड़ीसा में भी मौसम बदलने का और तेज बारिश, तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। साथ ही पूरे उत्तर भारत के मौसम पर इसका असर पड़ेगा। 5 की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।